नमस्कार सभी को। मैं राकेश नागर एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जो टेस्ट पार्ट 4 वाला आने वाला है उसके बारे में अपन बात करेंगे। केमिस्ट्री के उस पेपर के बारे में अपन बात करेंगे जो अपना सिलेबस क्या होने वाला है, उसका सॉल्यूशन, जिसका सबसे पहला चैप्टर अपन यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स लिखा हुआ है, पी ब्लॉक लिखा हुआ है ना, और डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और सॉल्ट एनालिसिस लिखा हुआ है ना। मतलब इस पेपर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना। जो भी सिलेबस अपना वो अपने सामने रखा हुआ है। अब इस सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं टेस्ट के अंदर, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आता है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यदि अपन बात करें कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N KCl सॉल्यूशन, ये अपने सामने लिखा हुआ है एट 23 डिग्री सेल्सियस है ना, इज 0.012 ओम इनवर्स दिया है, सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम, द सेल कांस्टेंट विल बी, है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन अपने सामने रखा हुआ है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखा हुआ है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बोलते से हमारे दिमाग में कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं ना। सेल कांस्टेंट बोलते से हमारे दिमाग में कुछ फॉर्मूले आते हैं, और वो फॉर्मूले क्या होने वाले हैं ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूले के अंदर यदि बात करें तो सेल कांस्टेंट मुझे पता है कि एक्स से डिनोट किया जाता है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल बाई ए, है ना। यहाँ पर एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, या फिर मेरे पास एक फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एक सूत्र हम लोगों ने देखा था, बोले के मतलब कप्पा जिसको हमने बोला था, और यहाँ लिखा था एल बाई आर ए, एल बाई आर ए लिखा था। बोलो इनमें से कौन सा सूत्र लगने वाला है, क्योंकि यहां से भी कहीं ना कहीं सेल कांस्टेंट का सूत्र निकलता है। कैसे निकलने वाला है उसके बारे में बात करें तो एल बाई जो ए है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कप्पा बराबर जो मेरे पास सूत्र आने वाला है इसकी जगह में लिखूंगा एक्स बाई आर लिखा जाएगा, और बोलो यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर के होने वाला है। आर मतलब हमको पता है, आर मतलब क्या होने वाला है, आर मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होने वाला है, और के मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस होने वाला है। आर की वैल्यू भी मुझे दी गई है, और मुझे के मतलब कप्पा भी मुझे दिया गया है। बोलो आर का मान कितना दिया गया है। यदि अपन आर के बारे में बात करें तो जो आर दिया गया है वो आर कितना है, 55 दिया हुआ है ना। अच्छा, कप्पा मुझे कितना दिया हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कप्पा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, 0.012 है ना, 0.012 दिया गया है। जब इसका गुणा किया जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा बी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। गुणा करते सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम विच सॉल्यूशन 2 फेराडे इलेक्ट्रिकल चार्ज विल डिपॉजिट 1 ग्राम एटम एट कैथोड। 1 ग्राम एटम का मतलब ये है कि 1 मोल के बारे में बात की जा रही है ना। 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल के बारे में बात की जाए, और कैथोड पर डिपॉजिट होने की बात चल रही है। मतलब कौन जाएगा, केटाइन जाएगा। कैथोड पर केटाइन जाता है, एनोड पर एनाइन जाता है। ये बात हमको शुरू से ही पता है। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे यदि अपन बात करें, मुझे 3 टाइप के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से यदि अपन देखें, है ना, ध्यान से यदि अपन देखें देखेंगे यहाँ दिया है ओरिक क्लोराइड, है ना। ओरिक क्लोराइड का सूत्र यदि मैं लिखता हूं ना, मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूं तो मैंने लिखा AuCl3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र लिखा जाए तो बोलो AgNO3, और जिंक सल्फेट का सूत्र लिखा जाए तो ZnSO4 हो जाएगा। और बोलो क्यूप्रस मतलब कहीं ना कहीं Cu+ के बारे में बात की जा रही है तो CuCl हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि 1 मोल, है ना, 1 मोल चार्ज अपने को करना है। मतलब 1 मोल कंपाउंड जो है, 1 मोल जो केटाइन है वो जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहां से मैं केटाइन के बारे में बात करूं तो Au3+ आएगा। यहां यदि मैं बात करूं बी के अंदर, मैंने ए में Au3+ जो कैथोड पे जाने वाला है। जो बी के बारे में बात करेंगे तो बी में बोलो कौन जाएगा, Ag+ जाएगा। सी के बारे में यदि बात करें तो Cu+ जाएगा, और डी के बारे में बात करें तो जिंक 2+ जाएगा, है ना। यहाँ पे बताएंगे तो बोलो इसको मैं
कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं कि ये उदासीन हो जाए, तभी तो डिपॉजिट होगा। उदासीन होता है तभी डिपॉजिट होता है, तभी जो है वहां जाके निक्षेपित होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बदल जाएगा बोलो एयू में, और यही कैथोड पे मिलेगा, यही अपने को कैथोड पे मिलेगा। फिर बोलो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बोलो किस में जाएगा, एजी में, है ना। जब डिपॉजिट होगा इसका मतलब ये है कि हमको ये समझना है कि वो उदासीन हो चुका है। इसको उदासीन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, है ना। फिर यहाँ बोलो ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बोलो सीयू में चला गया। यहाँ बोलो कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, बोलो किस में चला गया, जिंक में चला गया। अब बताओ यहाँ पर जो है कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगने वाले, बोलो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फेराडे, है ना, 3 फेराडे। ये बोलो 1 फेराडे, ये बोलो 1 फेराडे, ये बोलो 1 फेराडे, और ये बोलो कितने फेराडे हैं, 2 फेराडे। बताओ 2 फेराडे का बोला, 2 फेराडे किस में लग रहा है, बोलो डी वाले में, है ना, जिंक वाले में। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। डी मतलब वही जिंक सल्फेट के अंदर ऐसा होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ई नोट वैल्यू, है ना, निम्न ई नोट मानों का ध्यान रखते हुए ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने को एसआरपी दिया गया है ना, एसआरपी दिया गया है x वोल्ट, है ना, जिंक से जिंक टू प्लस, मतलब जिंक से जिंक टू प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, दान करे, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, है ना। और फिर अपने को क्या बोला है, Cu2 प्लस, मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा है, यदि अपन पहले वाले केस में देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और यहाँ देखो Cu2 प्लस से कहा जा रहा है, Cu में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं। दोनों केस अलग अलग, एक ऑक्सीकरण हो रहा है, एक अपचयन हो रहा है। मुझे एक रिएक्शन दी गई है, मुझे इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यदि सेल रिएक्शन दी जाए तो सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख दो। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है, एबीसी। एबीसी मतलब पहले एनोड, फिर सोल्ट ब्रिज, और फिर कैथोड, है ना। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पहले एनोड लिखेंगे, एनोड मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पहले लिखेंगे, फिर बोलो क्या लिखेंगे, फिर सोल्ट ब्रिज लगाएंगे, और फिर कैथोड की रिएक्शन लिख देंगे। तो बोलो यदि मैं यहाँ रिएक्शन लिखूं, सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। मैंने बोला जिंक, जिंक से बोलो Cu2 प्लस, और फिर बोलो एरो से लगाया अपन ने जिंक 2 प्लस, और यहां मैंने लिखा बोलो Cu। मुझे ये पहचानना इस रिएक्शन के अंदर कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जो दिया गया उससे नहीं चलूंगा, जो रिएक्शन दी है मुझे उससे चलना है। यहाँ तो वैल्यू वो उलट पलट करके दे सकता है ना। तो बोलो यदि मैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करूं तो 0 होने वाली, यहाँ बोलो +2 होने वाली, यहाँ बोलो +2 होने वाली, यहाँ बोलो 0 होने वाली है। इतना हमको एकदम क्लियर कट समझ में आता है ना। बोलो जिंक जो है 0 से कहा जा रहा है, तो हम बोलेंगे 0 से कहा जा रहा है +2 में, तो क्या यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, और यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये बोलो जिंक मतलब जो कॉपर है ना, कॉपर 2 प्लस से कहा जा रहा है, बोलो 0 में जा रहा है, तो क्या यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, बोलो रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन है, एनोड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, बोलो कैथोड। एकदम बात क्लियर हो गई होगी, है ना। एनोड कौन है, जिंक, और कैथोड कौन होगा, Cu2 प्लस वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना। मतलब एनोड हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, इसमें हमको कोई कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब एनोड को पहले लिखा जाएगा तो जिंक से क्या बनाना है, जिंक 2 प्लस बनाना है, यही तो एनोड की रिएक्शन है, यही तो एनोड की रिएक्शन है। फिर बोलो सोल्ट ब्रिज लगाया जाएगा, सोल्ट ब्रिज लगाने के बाद बोलो Cu2 प्लस से क्या बनाना है, बोलो Cu बनाना है। अब मुझे पता है कि यदि स्टैंडर्ड ई नोट सेल मुझे दिया गया है तो मुझे पता है एसओपी प्लस एसआरपी वाला सूत्र सीधा लगाते हैं, है ना। एसओपी प्लस क्या लगाना है, एसआरपी। तो मुझे पता है कि यदि मुझे ई नोट सेल निकालना है तो मुझे लगाना है एसओपी प्लस क्या लगाऊंगा, एसआरपी। यही मेरे पास सूत्र होता है। एसओपी होता है एनोड का और एसआरपी होता है कैथोड का। एकदम बात क्लियर है क्या। अच्छा एसओपी किसका होगा, एनोड का, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो किसका होता है, एनोड पे होता है ना। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बोलो एसओपी कहाँ आएगा, एनोड पर, और एसआरपी किसका आएगा, कैथोड का। ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद जो मुझे वैल्यू दी है अब मुझे उसके पास जाना है। मुझे चेक करना है कि क्या मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए जिंक से जिंक 2 प्लस, क्या मुझे जो वैल्यू दी है वो भी वही दी है क्या, तो बिल्कुल वही दी। देखो जिंक से जिंक 2 प्लस वाली दी है, मतलब इसका एसओपी ही दिया है तो एक्स लिख देंगे। फिर मुझे अगली वैल्यू चाहिए Cu2 प्लस से Cu वाली, क्या मुझे Cu2 प्लस से Cu वाली वैल्यू दी, बिल्कुल दी है, तो प्लस लगाएंगे और वैल्यू लिख देंगे। बोलो तो मेरे पास जो आंसर आया वो जो ई नोट सेल जो आया गया इसको अपन ईएमए भी बोल सकते हैं ना। तो बोलो आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
मतलब बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आने वाला है ना। बिल्कुल अपचयन, ऑक्सीकरण, ये सारी चीजें हमको आती है, तो क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ना, देखो यार एक बार क्वेश्चन देखो। एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन ऑफ ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एजी से एजी प्लस दिया है, 0.1 एम दिया है, जिंक 2 प्लस से बोलो 0.1 एम, जिंक मतलब सॉलिड फॉर्म में दिया है ना। तो हमसे पूछा है ई नोट सेल दिया गया है और हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है ना, विद्युत वाहक बल क्या होगा, मतलब वही सेम बात हमसे पूछी गई है ना। तो ध्यान से यदि अपन देखें, चलो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो बिल्कुल हमको पता है कि हमको यहाँ जो लिख के दिया है ये कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो हम सीधे स्टैंडर्ड की बात करते, लेकिन यदि यहाँ कंसंट्रेशन चेंज किया है इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज किया जाएगा है ना। नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज किया जाएगा और नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में यदि अपन बात करें तो 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर नर्नेस्ट इक्वेशन का सूत्र बड़ा आसान हो जाता है। तो बोलो यहाँ पर ई सेल लिखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा ई नॉट सेल, माइनस बोलो 0.06 या 0.591 लिखते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लिख के चल रहे हैं, और डिवाइड में बोलो एन, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और ये बोलो लॉग, और फिर यहाँ बोलो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता और उसके ऊपर पावर लिखी जाएगी, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो बैलेंस करेंगे वो नंबर यहाँ पावर पे लिखा जाएगा, और फिर बोलो रिएक्टेंट लिखा जाएगा, और फिर बोलो एस सी मतलब स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण में गुणांक जो होते हैं बैलेंस करने के बाद जो नंबर मिलता है वो नंबर पावर पे लिखेंगे, तभी क्वेश्चन एकदम सही सही जाएगा, ठीक है, वरना गलत होने के चांस यहाँ बनते हैं। चलो यार अब देखते हैं, सबसे पहले जो मुझे दिया गया है इसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। तो बोलो एजी से एजी प्लस बनेगा और जिंक 2 प्लस से जिंक बनेगा। यदि मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ है ना, यदि मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन में एजी है ना, सबसे पहले एजी और साथ में क्या लिखूंगा जिंक 2 प्लस, साथ में क्या लिखूंगा जिंक 2 प्लस, यहाँ बनेगा जिंक और यहाँ बनेगा बोलो एजी प्लस। रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है तभी हमको ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेगा, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ बोलो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अब मुझे एन का मान निकालना है, तो एन में रिडक्शन से निकालूं या ऑक्सीडेशन से निकालूं, एक ही बात, किसी प्रोसेस से निकाल सकता हूँ, या तो रिडक्शन से निकाल लूं या ऑक्सीडेशन से निकाल लूं है ना। तो रिडक्शन से निकालेंगे तो भी 2 आएगा और ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो भी 2 आने वाला है, मतलब सेम हमको पता है ना। तो यहाँ एन का मान तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है 2 आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे, अब ई सेल मुझे निकालना है, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया है, बिल्कुल दिया है, -1.562 है ना, ये दिया है, माइनस बोलो 0.06 बटे में बोलो कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल ये आएगा, लॉग है ना, लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता। अब प्रोडक्ट में मुझे पता है कि सॉलिड के लिए तो यूनिटी मतलब 1 होके चलेगा, और ये बोलो एजी प्लस है ना, एजी प्लस की सांद्रता, तो एजी प्लस की सांद्रता मतलब 0.1 दी है और पावर में 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा 0.1 0.1, और बोलो जिंक 2 प्लस की सांद्रता ये दी है अपने को, यहीं पे देखो ये भी 0.1, तो बोलो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 0.1 से 0.1 तो खत्म हो जाएगा यार। तो चलो यहाँ पे मैं अगली स्टेप में देखता हूँ ना, अगली स्टेप में देखो ई सेल लिखा गया, ई सेल लिखा गया, माइनस बोलो 1.562 माइनस बोलो 0.06 डिवाइड में बोलो 2, बोलो ये 0.1 है तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 मतलब 10 की घात -1, तो बोलो लोग 10 की घात -1, -1 आगे उठ के आया है ना, तो ई सेल बराबर बोलो -1.562 हो जाएगा, माइनस आगे उठ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0.06 था तो 0.03 हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग दे दिया है। जब माइनस करेंगे है ना, जब माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, ये कंफर्म है, आंसर किस में आने वाला बोलो माइनस में, माइनस में आंसर आएगा, तो हमको पता है कि माइनस में जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आएगा ए है ना, जब माइनस करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा है ना, आंसर जो आने वाला है वो क्या होगा ए होगा, मतलब बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ना, देखो अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन देखो, द नर्नेस्ट इक्वेशन E बराबर अपने को E नोट दिया है ना, -RT बटे NF दिया है और ln Q, Q मतलब रिएक्शन कांस्टेंट जो होता है ना, ये हमको पता ही है, इंडिकेट दैट द Q विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब Q किसके बराबर हो जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, मतलब इक्विलिब्रियम पे ये बात हमको कई बार बोली गई है कि इक्विलिब्रियम पर जो है ई सेल क्या होता है जीरो हो जाता है,
ई सेल मतलब ई का मान ही जीरो हो जाता है। ई नॉट सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल ई सेल की बात कर रहा हूं, है ना। ई सेल ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब क्यू किसके बराबर होगा, के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे ही लिखा जाता है, साम्य अवस्था पे ही लिखा जाता है, और साम्य अवस्था पे क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाता है। और ई जो है, ई सेल जो है मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब सीधा सीधा सिंपल इसका आंसर है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका सी, ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसके आधार पर बता सकते हैं कि जितना माइनस में एसआरपी होगा, या तो अपन सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपन ने ट्रिक से याद कर रखी है उसके आधार पर देख लेंगे, है ना। जितना ज्यादा माइनस में एसआरपी होगा, है ना, हम बोलेंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, है ना, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होने वाली। मतलब एसआरपी जितना माइनस में होगा मतलब जितना कम होगा, जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था, मैं थोड़ा सा समझाऊं तो मैंने बोला था बीच में हाइड्रोजन रखा था और ऊपर जब गए थे तो माइनस की वैल्यू आई थी और नीचे गए थे तो प्लस की वैल्यू आई थी। तो ऊपर एसआरपी किस में था, बोलो माइनस में, नीचे एसआरपी किस में था, बोलो प्लस में, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोला था। जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना मान ऋणात्मक होता जाएगा हम बोलेंगे क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब कोई तत्व जितना ज्यादा ऊपर आ रहा है उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा आएगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन चारों तत्वों में बात करें, हालांकि सबसे ऊपर हमको पता है लिथियम होता है, लेकिन इन चारों के बारे में बात करेंगे तो चारों में सबसे ऊपर कौन आने वाला है, एल्यूमिनियम। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अपने पास एल्यूमिनियम, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। मतलब अपने को बोला है निम्न में से कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम ऑक्सीकारक के बारे में बात चल रही है ना। प्रबलतम ऑक्सीकारक के बारे में यदि अपन बात करें, है ना, तो देखो जो ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझे ना। एसआरपी से अपन कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। एसआरपी से यदि अपन कनेक्ट करें तो एसआरपी जो होता है ना, ये समानुपाती होता है ऑक्सीकारक के, है ना। ऑक्सीकारक, है ना। ऑक्सीकारक मतलब वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और नीचे अपन लिख देंगे अपचायक पावर, है ना। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग पावर अपन बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ना जो पावर होगी वो रिड्यूसिंग पावर होगी, है ना। तो हमको पता है कि जितना ज्यादा एसआरपी होगा, अब एसआरपी ज्यादा होने का मतलब है कि हमको नीचे की ओर जाना है, जितना ज्यादा मान धनात्मक होगा हम बोलेंगे वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना, उसकी ऑक्सीकारक जो क्षमता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। हमको प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, मतलब उसकी क्षमता कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एसआरपी का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक। जितना ज्यादा धनात्मक होगा एसआरपी, एसआरपी जितना ज्यादा धनात्मक होगा, और हमको सबके एसआरपी ही दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, ये सबके एसआरपी दिए हुए हैं, जितना ज्यादा धनात्मक होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसका दिया हुआ है, ये वाला दिया है क्या, बोलो प्लस में 1.52, ये प्लस में 0.76, ये प्लस में 0.150, ये बोलो प्लस में 1.33। सबसे ज्यादा मान ए वाला दिया है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक कौन होगा, बोलो ये ए वाला हो जाएगा। जितना ज्यादा प्लस में मान होगा हम बोलेंगे वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे आंसर दिया जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। बिल्कुल बात जो है सही होने वाली है। क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, असर्शन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो कि जब मैं इनर्ट मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट होता है, अक्रिय होता है ना, बिल्कुल अक्रिय होता है, ठीक है। और हमसे क्या बोला है कि जलीय CuSO4 का अपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। जब मैं CuSO4 के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ ना, तो क्या होता है, देखो क्या होता है। मैंने यहाँ जो है एक बीकर ले लिया, चलो है ना समझाने के लिए, मैंने लगाया एक एनोड, मैंने लगाया एनोड, और एक लगाया मैंने बोलो कैथोड, ये लगाया मैंने कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में मुझे बात पता होगी कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसमें H+ भी है, जली बोला है तो, और Cu2+ भी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो केटायन भागेंगे, और किसकी ओर भागेंगे, कैथोड की ओर भागेंगे। तो बोलो पहले कौन डिपॉजिट होगा, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेज में जो केटायन नीचे आता है वो पहले डिपॉजिट हो जाता है।
तो बोलो उस सीरीज में पहले नीचे कौन आता है, Cu2+, मतलब ये जाके यहाँ जाके डिपोजिट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ जाके उदासीन होके ये रोड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन जो है धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे, और जो कलर होता है इसका, जो इसका कलर होता है वो Cu2+ के कारण ही होता है, डीप ब्लू कलर है ना, गहरा नीला रंग होता है, लेकिन धीरे धीरे विलियन में से ये गायब होता जा रहा है। इसका मतलब इस विलियन का कलर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है ना, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, मतलब असर्शन एकदम सही है। फिर वो क्या बोला डिजाइन में कि CuSO4 चेंजेस टू CuOH होल ट्वाइस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि CuOH होल ट्वाइस में बदल रहा है, ऐसा नहीं बदल रहा है, ये तो केवल यहाँ जाके डिपोजिट होना है, मतलब रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये कि ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन को ध्यान से देखो कि ऑप्शन में देखेंगे तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल बात गलत, क्योंकि ए सही है, आर तो गलत ही है ना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, बिल्कुल बात सही है ना, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। फिर देखो सी ऑप्शन, ए सही है, सी नहीं है ना, सही नहीं है, सब बोल रहा है सी है ना, सी में देखो ए सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब अपना आंसर सीधा बी में मिल रहा है अपने को, देखो ध्यान से बी में ही अपना आंसर दिख रहा है ना, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही अपने को आंसर लगाना है, बिल्कुल घबराहट में यदि क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, आने के बाद भी गलत हो जाता कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो यार, फॉर द रिएक्शन N2+3H2 दिया है और 2NH3 बन रहा है, द रेट अपने को बोला है DNH3dt बराबर अपने को दिया है, मतलब अमोनिया के खत्म होने की दर अपने को दी है ना, 2 × 10⁻⁴ मोलारिटी दिया है, मतलब मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दिया है, देयरफॉर द रेट है ना dN2 अपॉन में dt दिया है इस गिवन एज है ना, मतलब अपने को -dN2 ना dt हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट लिख देते हैं, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट लिख देते हैं, जो रिएक्शन मुझे दी है, रिएक्शन को ध्यान से देखें, तो मैं क्या लिखूं, सबसे पहले रिएक्टेंट केस में है ना, मुझे कैलकुलेशन पूछा है तो मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा है ना, क्योंकि आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है ना, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो आगे माइनस लगाता हूँ, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ तो क्या लगाता हूँ, प्लस लगाता हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस लगाना है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, तो मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोलो dN2 बट टाइम बोलो dt, यदि मैं रेट लिखूं तो यही तो रेट है, रेट लिखने का, बोलो ये रेट लिखे मैंने, बोलो फिर बोलो यदि मैं हाइड्रोजन से चलता हूं तो 1/3 स्टाइकियोमेट्री से अपन डिवाइड करते हैं यार, बोलो ये H2 और बोलो ये dt, फिर बोलो 1/2 क्या ये NH3 दिया है और बोलो ये dt, एकदम सिंपल क्वेश्चन ओरिएंटेड बात करेंगे। मुझे ये पूछा है, मुझे ये पूछा है, वो मुझे दिया क्या है, मुझे दिया क्या है, ध्यान से देखो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है ये दिया है और ये पूछा है, तो इन दोनों को बराबर कर दो यार, इन दोनों को बराबर करेंगे तो dN2 बट m बोलो dt और 1/2 और dNH3 अपॉन dt बोलो, ये तो मान दिया है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या क्या है बोलो 10⁻⁴, आंसर जैसे दिख रहा होगा, बहुत आसान था ये, बोलो ये देखो यार, ये देखो ए आंसर आएगा इसका, कितना सिंपल था है ना, कितना सिंपल था, देखो बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन होने वाला है, मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन है, 2 कॉलम दिए गए हैं और मेज द कॉलम वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं है ना, सबसे पहले जो कंफर्म है उसको मैच कर लो, कि मेरा तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि यही आएगा इसका है ना, ये इसका कंफर्म है, सबसे पहले उसको पकड़ो। देखो सबसे पहले मुझे ये बात पता है कि मैं यदि जीरो ऑर्डर को पकड़ू, मेरा कंफर्मेशन इसके साथ है, सबका अलग अलग हो सकता है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ में ये सूत्र मुझे पता है ना, मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं उसका लाइफ टाइम का सूत्र है ना, लाइफ टाइम मतलब हमने उसका वायुकाल लिखा था ना, आयुकाल जो होता है ना, आयुकाल है ना, जिसको आयुकाल होता है ना, आयुकाल जो पूरी 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, वही उसका आयुकाल होता है, वही उसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंफर्म यही सूत्र था है ना, तो बोलो ये इसका क्या आ गया, सेकंड आया, इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर पी के साथ में सेकंड आ रहा, मतलब ये 3 तो रहेंगे, ये डी वाला खत्म हो जाएगा, एक ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया। और चेक करो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे पता है न्यूनतम 2 अभिकारक भाग लेते हैं ना, बिल्कुल जो है ये मेरा कंफर्मेशन में आता है, बिल्कुल ये क्या आने वाला है, इसका थर्ड आने वाला है। एस का थर्ड देख लो, एस का थर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो ध्यान से देखो है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये देखो हाफ लाइफ पीरियड
हाफ लाइफ पीरियड का सूत्र बिल्कुल यही होने वाला है। हाफ लाइफ पीरियड के लिए मुझे पता है कि टी हाफ समानुपाती ए नॉट पावर में क्या लिखा था 1/n, 1/n लिखा था। n क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, बोलो 1/2 हाफ समानुपाती ए नॉट, और बोलो 1 माइनस, यदि मैं 2 करता हूं तो मेरे पास जो सूत्र बनता है, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो क्या आने वाला है ए नॉट, बोलो -1 आएगा तो 1/2, बोलो 1/2 है ना, क्या आएगा बोलो 1/2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में ए नॉट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आने वाला है। और व्युत्क्रमानुपाती देखो फर्स्ट में आ रहा है, मतलब ये आर, बोलो फर्स्ट होगा, आर का फर्स्ट कहां आ रहा है सेकंड में, बोलो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बड़ा आसान, सबके लिए अलग अलग है, मतलब एक दो मेथड को हटा जाओ, ऑप्शन हटते जाएंगे तो अपने आप अपना आंसर आ जाएगा, अपने आप ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो देखो है ना 56 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 2NO + O2 2NO2 है ना, ये बिल्कुल अपने को दिया गया है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान समझो है ना, अपने को क्या बताना है इसके लिए, तो अपने को एक मास्टर रिएक्शन दी है, ये मास्टर रिएक्शन दी जिसके लिए अपने को ऑर्डर बताना है। देखो ये मास्टर रिएक्शन दी, तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिख देता हूं। मैं रेट कैसे लिखूंगा, तो मैंने रेट लिखा यहाँ, रेट बराबर है ना, रेट लिखा, रेट मतलब दर है ना, वो मैंने दर लिख दिया, चलो है ना। मैंने लिखा यहाँ पे बोलो के, और ये NO की पावर में अल्फा, और फिर बोलो O2 की पावर में बीटा। मुझे अल्फा बीटा निकालना है, तो मैंने तुमको बताया था कि सबसे पहले स्लो स्टेप पकड़ो है ना, स्लो स्टेप पकड़ो और उसके लिए रेट लिख दो। तो स्लो स्टेप कौन सी वाली है, सेकंड वाली। इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा बोलो, तो रेट लिखा जाएगा इसके लिए रेट बराबर के है ना, और फिर बोलो N2O2, चलो यार लिख देते हैं N2O2, और स्लो स्टेप में जो स्टाइल कोएफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर होगा 1, फिर बोलो O2 ऑर्डर क्या होगा बोलो 1, और जो फास्ट स्टेप आती है उसके लिए मैं क्या लिखता हूं बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक लिखता हूं, बोलो ऐसे ही है, साम्य स्थिरांक लिखूंगा। तो तीव्र के लिए साम्य स्थिरांक लिखो, तो साम्य स्थिरांक का जो सूत्र मेरे पास होता है ना के इक्विलिब्रियम, यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, N2O2 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट ऐसे लिखा जाता है, और बोलो NO, और फिर बोलो NO, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। मुझे इन दोनों रिएक्शन का उपयोग करते हुए इसका रेट निकालना है, बड़ा आसान है ना। मुझे क्या करना है, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो मुझे O2O2 मैच हो गया, मुझे इस N2O2 को हटा के NO लाना है ना, मुझे लाना है इसके लिए ऑर्डर, तो मुझे इसकी जैसा बनाना पड़ेगा। तो स्लो रिएक्शन में ही छेड़छाड़ करना है, बाकी में अपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके जैसा अपने को लेके आना है, तो N2O2 हटा के NO लेके आना है। तो मैं N2O2 का मान रखूंगा, N2O2 का मान रखने का मतलब मुझे यहां से N2O2 का मान रखना है। तो मैं इस रिएक्शन में यदि कुछ करता हूं, N2O2 की सांद्रता बराबर के इक्विलिब्रियम कर देता हूं, इनटू बोलो NO, वो एक साथ लिख देता हूं, चलो यार दो है तो दोनों एक साथ कर दिया, इसको मैं लेके आ गया N2O2। अब इस N2O2 का मान यहां रख दो यार, स्लो वाले के अंदर, स्लो वाले के अंदर रख दो, तो रेट, और बोलो ये के, बोलो N2O2 का मान क्या है, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम बोलो है ना, के इक्विलिब्रियम देखो यार, के इक्विलिब्रियम रख देते हैं है ना, ऐसे रख देते हैं, चलो यहाँ पे ये के, ये बोलो के इक्विलिब्रियम, और NO की पावर में कितना आ जाएगा बोलो 2, NO की पावर में 2, और बोलो O2 की पावर में 1 तो था ही पहले से, चलो ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा फिर से, लेकिन NO की पावर में कितना है 2, तो बोलो यहाँ अल्फा का मान कितना हो गया 2, और यहाँ बोलो O2 की पावर में कितना 1, बोलो यहाँ कितना आ गया 1, तो बोलो आंसर चेक करो, देखिए आंसर चेक करो, NO की पावर में 2 और O2 की पावर में 1, तो वो तो एक ही जगह आ रहा है, देखो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है ना, मतलब सबसे पहला काम क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कि जिसके लिए अपने को रेट जो ऑर्डर पूछा है उसके लिए रेट लिख दो, और जो स्लो स्टेप जो दी है उसके लिए रेट लिखो, और उसका ऑर्डर अपने को पता है, और फास्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो, और फिर वहां से वैल्यू कहा कि यहाँ रख दो, जो मान आएगा उसके हिसाब से ऑर्डर आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इफ 99% इज 99 मिनट, मतलब 99% कंप्लीट होने में कितना मिनट लग रहा है
99 मिनट है ना, 99 मिनट लग रहे, तो 90%। तो जीरो ऑर्डर के अंदर है ना, जीरो ऑर्डर के अंदर देखो, जीरो के अंदर जो है ना, ध्यान से देख लो है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जीरो के अंदर क्या है कि 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 99 मिनट। तो 90% कंप्लीट होने में 90 मिनट ही लगेगा, 90 मिनट। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, जीरो ऑर्डर में यदि 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है। यदि 99% कंप्लीट होने में 99 मिनट लग रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 99 कंप्लीट होने में 99, तो 90 में कितना लगेगा, तो इतने में इतना, तो इतने में कितना ना, मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। यदि यहाँ मिनट चेंज कर दूं मैं ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बोले 99% कंप्लीट होने में 99 मिनट लग रहे हैं। देखो यार, ये देखो 99 मिनट लग रहे हैं, तो 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो ये 99 यही आएगा, ये कहा जाएगा हमेशा डिवाइड में, है ना, और ये कहा जाएगा इनटू में। देखो यार, ये खत्म हो जाएगा, देखो फिर से 90 आ गया। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। ये केवल जीरो ऑर्डर के अंदर ही लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं लगाना, उसमें तो रेशियो लेके करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के, है ना, इसमें ऐसा नहीं करना है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। K34 डिग्री सेल्सियस रेशियो दिया है K35 और लेस देन दिया है 1। देखो यार कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। K34 डिग्री सेल्सियस अनुपात बोलो K35 डिग्री सेल्सियस, और बोलो ये 1 से कैसा आ रहा, कम आ रहा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, K34 डिग्री सेल्सियस बटे बोलो K35 डिग्री सेल्सियस, 1 से कम आ रहा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, K35 डिग्री सेल्सियस और K34 डिग्री सेल्सियस 1 से ज्यादा आएगा, उल्टा हो गया, तो ये 1 से ज्यादा आएगा। ये 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या है कि के का जो मान है 34 डिग्री सेल्सियस पर वो कैसा है, कम है, और 35 डिग्री सेल्सियस पर के का मान कैसा है, ज्यादा है, तभी तो 1 से ज्यादा आएगा, तभी 1 से ज्यादा आएगा। क्योंकि ये 34 पे है, तो ये के 34 वाला के का जो मान आएगा वो कम आएगा, और 35 वाले के का मान जो आएगा वो ज्यादा आएगा, तभी 1 से ज्यादा आएगा, तभी 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा है, 34 से 35 किया, तो के का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और के का मान बढ़ता है तो हमको पता है कि अभिक्रिया की दर जो है, रेट जो है, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा अपने पास एक ही आंसर है यहाँ, रेट इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान बढ़ने के साथ दर बढ़ती है। बिल्कुल हिंदी के हिसाब से जो है ए आंसर, इंग्लिश के हिसाब से भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द प्लॉट गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है। देखो ध्यान से, रिएक्शन दी है अपने को, Na से एरो लगा के दे दिया B+C, है ना, ये अपने को ग्राफ दिए गए हैं अलग अलग, है ना। तो देखो यार कौन कौन से ग्राफ होने वाले हैं। सबसे पहले टी हाफ और अपन कंसंट्रेशन, जो इनिशियल जो प्रारंभिक सांद्रता है, तो हमको पता है कि यदि मैं टी हाफ का सूत्र लिखता हूं तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है 0.693, है ना, और डिवाइड में के, तो इसमें कोई कंसंट्रेशन आता नहीं, सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये एकदम हाफ लाइफ पीरियड जो है एकदम कांस्टेंट चल रहा है, सांद्रता के साथ नहीं बदल रहा। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, हाँ बिल्कुल ऐसे हो गया। और ये बोलो हमको पता है कि जो टी हाफ होता है ना, टी हाफ का सूत्र मैंने अभी हाल भी बताया है ना, टी हाफ का सूत्र मैंने अभी हाल बताया, एक सीधा शॉर्टकट एक सूत्र था, बोलो टी हाफ समानुपाती ए नॉट और 1 माइनस 0 होगा, है, क्योंकि एन का मान क्या होगी, 0। तो बोलो टी हाफ, यदि मैं 0 ऑर्डर के हिसाब से चलता हूँ, तो बोलो ये ए नॉट समानुपाती, यार जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी टी हाफ भी बढ़ता जाएगा, समानुपाती बोलो स्ट्रेट चेन, ये 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ हो जाएगा। और ये बोलो अभी हाल मैंने देखा है ना, अभी हाल बताया, बोलो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, मतलब 102, आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, 102। क्योंकि यहाँ पे अपने को समझ में आ गया हुआ है। देखो ये देखो एक बार फिर बताता हूँ, ए नॉट 1 माइनस 2, तो बोलो टी हाफ समानुपाती 1/a0 हो जाएगा, और ये 1/a0 के समानुपाती है, तो ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि ग्राफ 1/a0 के बीच में है, इसके समानुपाती, भले इसके समानुपाती है a0 के, लेकिन 1/a0 के तो समानुपाती है, तो स्ट्रेट चला जाएगी सीधी रेखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर सी होने वाला है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, है ना। दिए गए रेखा चित्र के अनुसार अभिक्रिया R से P सक्रिय ऊर्जा अपने को पूछा है, क्या मान होगा, है ना, किलो कैलोरी में पूछा है, ठीक है, यूनिट भी अपने को उसी में दी गई है ना। तो देखो यार, R से अपने को
प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये जा रहा है, देखो यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है दहली ऊर्जा, है ना, और यहाँ देखो ये सक्रिय ऊर्जा इस तरीके से, है ना, तो हमको पता है कि यहाँ से लेके यहीं तक है ये सक्रिय ऊर्जा, मतलब ये देखो 32, आंसर सीधा ही सी हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का। यदि मान लो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की सक्रिय ऊर्जा पूछता ना, तो वो फिर यहाँ से अपन यहाँ जाते तो इतनी ऊर्जा हो जाती है यार, ये बैकवर्ड वाली, ये फॉरवर्ड वाली, ये बैकवर्ड वाली हो जाती है, ठीक है। तो अग्र और पश्च वाली हमको पता ही है, बड़ा आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, है ना, मतलब अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव का निर्धारण किस समीकरण से किया जाता है। पता है ये तो बहुत ही आसान है ना, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव का जो अरेनियस समीकरण ही तो समझाती है, पूरी अरेनियस समीकरण ये बताती है हमको, देखो यार पूरी अरेनियस समीकरण ये बताती है ना, टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, तो रेट भी बदलेगी, है ना, और ये बात हमको पता है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पूरा अपन ने कई बार इसको पढ़ा भी है ना। चलिए, और यदि अपन इक्वेशन याद करके रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हमको ये बात पता भी है। और इक्वेशन क्या होती है बोलो, k बराबर a, है ना, और e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है, माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। तो ये टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, देखो यार मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था कि जो अपना फिक्स है, जो कंफर्म है उसको पकड़ लो पहले, है ना, सबसे पहले, है ना। बोलो क्या ये यहाँ 1 दिया है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स, ये बिल्कुल मेरे को पता है ना। तो बिल्कुल इसको क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, मतलब डी का थर्ड पकड़ो है, तो डी का थर्ड दो जगह आ रहा है, मतलब ए और बी तो खत्म ही हो गया, डी का थर्ड यहाँ भी है, डी का थर्ड यहाँ भी है, मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर आएगा। फिर और देखो जीरो ऑर्डर पकड़ लो, जीरो ऑर्डर भी अपने को याद रहता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ए का ए, तो ए का ए कहाँ रहा, यहाँ आ रहा, बोलो ये डी आंसर हो गया, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं अपने को, हाँ बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से ही अपन यूनिट निकाल के सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है वही उसकी इकाई होती है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स सीधा सीधा याद रहता है ना, सीधा सीधा याद रह जाता है, कुछ भी ज्यादा खास बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, गजब का क्वेश्चन आने वाला है फिर से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल बोला है ना, अनादर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है ना, अनादर्श विलयन। चलो तो हमको पता है कि एक अनादर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये तो आदर्श विलयन के लिए है ना, बिल्कुल जीरो होगा। ये भी बोलो आदर्श विलयन के लिए जीरो, ये भी आदर्श विलयन, और ये बिल्कुल डी होने वाला है, डी होने वाला है, क्योंकि चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श विलयन हो, मिक्स कर रहे हैं मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, मिक्स कर रहे हैं मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। और हमको पता है कि डेल एस यदि बढ़ेगी, इसका मतलब डेल एस पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब होगा जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, द 5% solution of sucrose is isotonic with 1% solution of compound A, then the molecular weight of compound A, है ना। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन के लिए एक सीधा शॉर्टकट सूत्र अपने को पता है कि M1 M2 और X1 X2 यही प्रतिशत होते हैं, यही प्रतिशत होते हैं, है ना। मैं यदि M1 सुक्रोज को ले लेता हूं तो मैं M2 किसी A को ले लेता हूं, ठीक है। तो सुक्रोज का मोलिकुलर मास मुझे पता है 342, M2 मुझे पूछा है, और सुक्रोज का परसेंटेज मुझे कितना दिया है बोलो, 5% दिया है कि 1% दिया है, देखो विद 1% सोल्यूशन ना, तो बहुत बढ़िया, 5% सुक्रोज दिया है, देखो 5%, और ये कितना दिया 1%, तो M2 बराबर बोलो 342 बटे बोलो क्या कर देंगे 5 कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आंसर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब आसान सा क्वेश्चन है, सीधा M1 बटे M2 बराबर X1 बटे X2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। सुक्रोज का मोलिकुलर मास हमको पता रहता है C12 H22 O11 उसका अनुभार है, नहीं भी याद रहता है तो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आया, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है।
देखो यार ध्यान से देखो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सेटिस्फाइड नहीं करता है, मतलब विलियन निम्न का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, आइडियल विलियन के लिए, ठीक है। तो बताओ देखें, क्या ये आइडियल विलियन की कंडीशन है क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल पालन नहीं कर रहा, मतलब ए तो हमारा होगा ही होगा। बिल्कुल ए पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि डेल एच मिश्रण तो जीरो होता है आइडियल के लिए, तो ये बिल्कुल पालन नहीं कर रहा, मतलब ए होगा। मतलब ए कहाँ दिख रहा है? सी के अंदर दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है और यहाँ भी ए दिख रहा है, मतलब बी वाला खत्म हो जाएगा। डेल वी मिश्रण जीरो होता है, बिल्कुल बात सही है आइडियल के लिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, पालन नहीं करता, इसका हिसाब से ए तो गलत ही हो गया। फिर बोलो डेल एस मिश्रण, तो ये भी गलत हो गया। बोलो सी, अब सी मतलब यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सी, बिल्कुल सी यहाँ भी आ रहा है, और बी तो गलत ही हो गया बिल्कुल, ये तो आइडियल विलियन आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से ही है ना, बिल्कुल उसका पालन कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है ये अपने को बताना है, तो बोलो ए और सी, है ना, और डाउट के नियम का पालन करेगा तो आइडियल होगा, तो ए और सी मतलब आंसर सी हो गया इसका, बाकी खत्म ही हो जाएंगे, बाकी खत्म ही हो जाएंगे, देखो यार, है ना, बाकी खत्म हो जाएंगे। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज। ग्लिसरीन मतलब वही ग्लिसरॉल के बारे में बात की जा रही है, और हमको इस ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज पूछा गया है। तो ध्यान से यदि अपन देखें तो मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, जिसका भी मोल प्रभाज अपने को निकालना है ना, जैसे मान लो कोई ए कंपोनेंट है, इसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स से डिनोट किया जाता है, तो एक्स ए निकाला जाता है। तो यदि मुझे इस ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो इस ए के मोल को कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा, और बटे में उस विलियन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी घटक, जितने भी कंपोनेंट है, उन सबके मोलों का योग जो है यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो बोलो Na, और मान लो दो घटक है, एक बी है और एक ए है, तो हम बोलेंगे Na प्लस क्या बोल देंगे? Nb बोल देंगे, ठीक है। मतलब मुझे इतना समझ में आता है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल को कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा, और बटे में टोटल मोल रखे जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? उसका मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं ग्लिसरीन के बारे में पूछा है, तो मुझे यहाँ ग्लिसरीन के बारे में यदि दिया गया है, तो ग्लिसरीन के बारे में बात करें तो ग्लिसरीन का जो मास दिया गया है, मास मतलब भार मुझे कितना दिया गया है? देखो ध्यान से, 46 ग्राम दिया है ना। और यदि मुझे जल के बारे में पूछा जाए, वाटर, तो इसका जो मास दिया है वो कितना दिया? बोलो 36 ग्राम दिया। तो मुझे मास को पहले किस में बदलना पड़ेगा? मोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मोल प्रभाज ही है ना कि मास मास प्रभाज है ना। तो बोलो मोल प्रभाज में तो मोल किस तरीके से निकाला जाएगा? तो मास बटे मोलर मास, तो 46, और ग्लिसरीन का मोलिकुलर मास होता है 92, तो बोलो क्या हो जाएगा? 0.5। यहाँ बोलो 36, और जल का अणुभार कितना होता है? 18, बोलो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मोल। अब ग्लिसरीन का मोल प्रभाज निकालना है, तो बोलो ये एक्स लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने ग्लिसरीन। बताओ, अब मैं यहाँ बताओ, देखिए ग्लिसरीन के मोल को कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा, तो बोलो 0.5, और बटे में कुल मोल, तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 जल का हो गया और 0.5 ये हो गया। तो चलो ये कितना हो जाएगा? बोलो 1.5, सॉरी 1/5, तो कितना हो जाएगा? 0.20। मतलब आंसर क्या आने वाला है? 0.20 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 0.20 हो जाएगा ना, मतलब 1/5 आने वाला है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, देखो ध्यान से, कैलकुलेट, है ना, क्या बोला है? कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वही अल्फा परसेंटेज पूछा गया है ना। क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एक तरीके से विलियन नाम का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन होने वाला है। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट Ab3 दिया है, टाइप है ना, Ab3 टाइप, नॉर्मल मोलिकुलर मास मतलब कैलकुलेटेड दिया है, और फिर से अपने को बोला है इन H2, है ना, इस ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास भी अपने को दिया 65.6 दिया। ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से ना, इधर देखो, सबसे पहले वियोजन वाले की बात चल रही है, तो वियोजन के लिए हमको पता है कि वन टॉप फैक्टर और अल्फा के बीच में एक रिलेशन आता है। बोलो I इज इक्वल टू क्या आता है? 1 प्लस आता है, और n-1 अल्फा आता है, ठीक है। मुझे पूछा है अल्फा, ना कि, अच्छा अल्फा पूछा है, लेकिन अल्फा के अंदर भी अल्फा परसेंटेज पूछा है, ये जरूर ध्यान रखें, परसेंटेज में ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो देखो आई, अब आई कैसे निकाला जाता है? तो आई का सूत्र मेरे पास होता है एम कैलकुलेटेड बटे में बोलो एम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एम कैलकुलेटेड बोलो एम ऑब्जर्व्ड, ऐसे होगा। तो बोलो एम कैलकुलेटेड कितना दिया है? एम कैलकुलेटेड कितना दिया है? अपने को वैल्यू दिया है 164 जो है वो एम कैलकुलेटेड ही है, देखो 164 दिया है। फिर बोलो डिवाइड में कितना दिया है? बोलो 65 पॉइंट बोलो 6 दिया है, ठीक है। तो बोलो ये कितना आने वाला है? 2.5। जब इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 2.5। तो बोलो ये 2.5 आई का मान आया, 1 दिया है, प्लस एन का मान, बोलो एन मतलब यहाँ क्या होता है? मेरे पास Ab3 टाइप का है ना, जो भी सोल्ट दिया है
जो भी अणु दिया है AB3 टाइप का, तो इससे मुझे कितने आयन मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा 4 मिलेंगे। जितने आयन मिलते हैं टूटने के बाद वही N होता है। तो बोलो N का मान क्या है, 4 - 1, फिर बोलो ये अल्फा, ठीक है। ये एक उठ के इधर आएगा तो 2.5 - 1 बराबर बोलो 3, और ये बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर बोलो ये 1.5 हो जाएगा, 2.5 में से एक गया तो 1.5 बराबर बोलो, यहां बोलो 3 अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 1.5 बटे में क्या आएगा 3, और पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब बोलो 0.5, और परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट आएगा, 50%, मतलब 50% टूटा है। अब 50% टूटा है तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये एक ही सूत्र है ना, मतलब ये वियोजन मतलब डिसोसिएशन वाला सूत्र है। एसोसिएशन का सूत्र अलग आता है, डिसोसिएशन का सूत्र अलग आता है, ठीक है। इतनी बात हमको एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना, मतलब बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हायर द वैल्यू ऑफ केज एट गिवन प्रेशर सजेस्ट दैट, है ना, द हायर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, है ना, द लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। अब ध्यान सुनो कि सोल्युबिलिटी और केएच में क्या रिलेशन है, तो केएच समानुपाती टेम्परेचर होता है, मतलब तापमान होता है, और व्युत्क्रमानुपाती सोल्युबिलिटी मतलब विलयता होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। मतलब केएच क्या हो रहा है, बोलो केएच क्या हो रहा है, ज्यादा, केएच की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब विलयता क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो बोलो केएच बढ़ रहा है तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें विलयता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो बी ऑप्शन पढ़ेंगे, द लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। देखो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन के अंदर जो है सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और यही इसके साथ में रिलेशन होने वाला है। मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो बी, मतलब द्रव में गैस की विलयता कम है, मतलब बोलो ये जो है इस तरीके से बी आंसर हम लोगों का आने वाला है। सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, है ना, two liquids boil at a lower temperature than boiling point either of them when। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से और क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना। दो द्रवों का एक स्थिर क्वाथी मिश्रण दोनों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है। तो हमको ये पता है कि दो टाइप का एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है, एक निम्न वाला होता है और एक उच्च वाला होता है। निम्न वाले का उदाहरण होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी होते हैं वो सब निम्न वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, और जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले मतलब ऋणात्मक विचलन वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च वाले होते हैं। तो हमको जो बोला है, जो दो कंपोनेंट रहेंगे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे, मिलाने के बाद जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो वो किसका उदाहरण होगा, या उसका उदाहरण कौन होगा, पॉजिटिव वाला। तो देखो ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारा आंसर आने वाला है। ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन मतलब देखो ध्यान से, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, डी आंसर आने वाला है। क्या आंसर आएगा इसका, डी आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो आंसर कौन सा आने वाला है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये राउट के नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है, डी आंसर इसका आने वाला है। 69 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोलरिटी ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, ध्यान से देखो 90 ग्राम ऑफ वाटर बोला है ना, तो हमको कितना भी जल दे दिया जाए, कितना भी वाटर दे दिया जाए, उसकी मोलरता फिक्स है 55.5 ही होगा, 55.5 ही होगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मुझे मोलरता निकालना है ना, मुझे पता है कि WB बटे में क्या होगा, MB। हमने बोला वॉल्यूम यदि ml में है तो ऊपर क्या लगाया जाता है, 1000 लगाया जाता है। मुझे पता है कि जितना ml उतना ही ग्राम होता है जल के अंदर, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, घनत्व 1 होता है। तो मुझे जो है कितना भार दिया, 900 ग्राम, अणुभार जल का 18, और जितना ml उतने ग्राम होगा, तो बोलो ml भी उतने होगा 900 ग्राम, और ऊपर क्या लगाया जाएगा, 1000 लगाया जाएगा। 900 से 900 खत्म, ये 1000 बटे 18 मतलब क्या हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। यदि मान लो 800 ग्राम दिया तो यहाँ भी 800 आएगा, 800 800 खत्म। यदि 1000 ग्राम दिया तो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा। मतलब आंसर हर बार क्या आने वाला है, 55.5 ही आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमको पता है कि जल कितना भी दिया जाए उसकी मोलरता फिक्स है, 55.5 होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर यदि चले तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, है ना, मतलब हमको पता है कि स्टार्च और आयोडीन मिलाया जाता है तो नीला रंग मिलता है या हल्का सा बैंगनी रंग अपने को मिलता है, ठीक है।
तो नीला रंग मतलब सीधा, ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, सीधा ब्लू कलर मिलने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए, है ना, सीधा याद करने वाले क्वेश्चन है, सीधा लर्न करेंगे इसको, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, याद है तो सही होगा और नहीं याद है तो गलत हो जाएगा, है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, याद करने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, स्टार्च का टेस्ट लगाया जाता है, ये स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से ही लगाया जाता है ना। चलो अब देखो, अपने को Cu+ दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, Cu+ दिया है, फिर इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर Cu बन रहा है ना, और फिर E0 सेल अपने को दिया है A1 वोल्ट, है ना, मतलब मुझे दो रिएक्शन दिए हैं, ध्यान से यदि अपन देखें, दो रिएक्शन दिए ना, मुझे बोला है Cu+ और बोलो इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, इसके लिए मुझे E0 सेल कितना दिया है A1, है ना, मैं वोल्ट नहीं लिख रहा हूँ, A1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे दूसरी रिएक्शन दी है, बोलो यार दूसरी रिएक्शन क्या दी है, Cu2+, और यहाँ बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ कन्वर्ट हो गया है Cu में, फिर E0 दिया गया है कितना, बोलो A2, ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। और फिर तीसरी रिएक्शन मुझे दी है, तीसरी रिएक्शन मुझे दी है, क्या दी है बोलो, तीसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, तीसरी रिएक्शन क्या दी है, Cu2+ प्लस बोलो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ Cu+ बन रहा है, ठीक है, और मुझे पूछा है E0 बताओ, तो मैं एक को E1 मान लेता हूँ, एक को E2 मान लेता हूँ, एक को E3 मान लेता हूँ, और E3 निकालने का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला आएगा, E1N1 प्लस बोलो E2N2 और डिवाइड बोलो N3, और N1 N2 N3 का तो मतलब पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। मुझे इन दोनों रिएक्शन से, ये रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, E0 सेल निकालना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसके हिसाब से इन दोनों रिएक्शन को अरेंज करना है। ध्यान से देखो, Cu2+ किधर है, लेफ्ट में, Cu2+ किधर है, लेफ्ट में, बिल्कुल इस रिएक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर देखो Cu+ किधर है, राइट में, Cu+ लेफ्ट में, तो क्या इस रिएक्शन को इन्वर्स करेंगे, तो बिल्कुल इन्वर्स करेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये Cu से क्या बनेगा, बोलो Cu+ और ये बोलो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो E01 है ये क्या हो जाएगा, -A1, साइन चेंज हो जाएगा। बाकी इस रिएक्शन को हमको एक्सचेंज मतलब बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बोलो क्या हो जाएगा Cu, और ये मेरे पास E2 जो है ये क्या आएगा, A2 आ जाएगा। अब देखो देखिए ध्यान से, क्या ये इन दोनों रिएक्शन के एडिशन से क्या ये और रिएक्शन आ रही है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इधर खत्म, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, Cu से Cu खत्म, तो बोलो Cu2+ से इलेक्ट्रॉन और बोलो इधर क्या बन जाएगा, Cu+, और इसी के लिए मुझे क्या निकालना है, E03। चलो वैल्यू पुट कर दो, अब इसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, तो बोलो E1 मेरे पास कितना है, तो मैं बोलूंगा -A1, और N1 कितना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इनटू क्या करेंगे 1, प्लस बोलो E2 कितना है, बोलो A2, और बोलो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, बोलो 2, तो ये बोलो जाएगा दो का मल्टीप्लाई कर दो। फिर बोलो यहाँ पे बताओ N3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बोलो 1, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है ना, मेरे पास जो आंसर आने वाला है E03 क्या आएगा, ध्यान से देखो, -A1 प्लस बोलो 2A2, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बोलो 2A2 माइनस बोलो A1, 2A2 माइनस बोलो A1, है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये डी आंसर है ना, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो रिएक्शन से अपने को तीसरी रिएक्शन लेके आना है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो अपने पास आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने बोला है कि यदि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो कंफर्म है, जो जिसके साथ एकदम परफेक्ट मैच हो रहा 100%, जिसमें अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं लगता हो, सबसे पहले उसको अपने को मैच कर लेना है। उसको मैच करते हुए अपने को बाकी ऑप्शन को हटा देना है। यदि मैं चेक करूं तो मुझे पता है कि H2 हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, जीरो ऑक्सीडेशन मतलब है ना, जो जीरो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो वो एकदम शून्य होता है, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब ये कि फोर्थ का डी आएगा, ये कंफर्म है। अब फोर्थ का डी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ यहाँ दिया है, इसमें डी केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब मेरे पास सीधे ही आंसर आ गया डी वाला, है ना। मतलब यदि मैं बाकी ऑप्शन चेक नहीं भी करूं, क्योंकि मुझे एकदम कंफर्म पता है कि इसके साथ आने वाला है, ये इसी के लिए होगा। और फिर हमको ये पता है कि लिथियम जो है एकदम मोस्ट रिड्यूसिंग पावर होती है ना, लिथियम की सबसे ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हमको ये पता है कि फर्स्ट से ए, यदि और भी मैच करना चाहें तो फर्स्ट से ए, देखो यहाँ पे आ ही रहा है, देखो फर्स्ट का ए आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर जो है कंफर्म हो चुका है कि ये डी हो गया। दो ऑप्शन यदि अपन चेक करना चाहें तो, हालांकि आंसर एक ही से आ चुका था, ठीक है। चलिए फिर यदि अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। फॉर अ रिएक्शन एक्स से अपने को वाई और जेड मिल रहा है, हाफ लाइफ
इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात चल रही है। हाफ लाइफ पीरियड यदि इंडिपेंडेंट है ना कंसंट्रेशन पे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली अपने को हिंट दी गई है, ठीक है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि 20 मिनट के बाद वॉल्यूम कितना है गैस का 10 ml, और वेरी लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के बाद, मतलब अनंत समय बोला जाएगा, तो कितना है 50 ml। उसी जेड के बारे में बात चली, रेट कांस्टेंट के बारे में बोला गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, देखें क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। रेट कांस्टेंट का सूत्र मेरे पास मुझे पता ही है, मुझे पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइड में टाइम, और ये बोलो लॉग, है ना। और यहाँ क्या लिखा जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ बोलो VT मतलब लेफ्ट बचा हुआ वॉल्यूम, है ना। VT अपन बोल सकते हैं टी टाइम पर बचा हुआ, है ना, वॉल्यूम यहाँ होने वाला। ये एक तरीके से अपने पास सूत्र लग जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एक्स दिया है, एक्स से बोलो वाई बन रहा है और बोलो जेड बन रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही अपने को दिया ना। थोड़ा सा और इसको इधर लिख देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा क्लियर हो जाए। एक्स दिया है और एक्स से बोलो वाई और बोलो जेड बन रहा है, ठीक है। मैं यदि बात करता हूँ कि टी बराबर 0 टाइम है, तब मैंने बोल दिया चलो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, बिल्कुल 0 है ना, बिल्कुल 0 टाइम है अपने पास। इनिशियल जो भी दिया है वॉल्यूम वो अपन मान के चलेंगे, तब ये 0 हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ कि टी बराबर 20 मिनट हो गया, तब मैंने बोला कि ये कुछ खत्म हुआ होगा, तो मैंने बोल दिया चलो एक्स खत्म हो गया, तब ये कितना बना होगा एक्स एक्स। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो एक्स ही आने वाला है, ठीक है। अब फिर क्या बोला गया है कि टी इनफिनिट वेरी लॉन्ग टाइम मतलब अनंत समय, तो अनंत समय पे क्या होता है कि जो इनिशियल है ना वो पूरा प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया 0, ये तो पूरा 0 हो गया, लेकिन ये कितना आ जाएगा V0, और ये भी कितना हो जाएगा V0, क्योंकि पूरे चला गया ना। ये तो 20 मिनट का है, ये तो 20 मिनट बाद का है, लेकिन ये कब का है पूरा कंप्लीट लॉन्ग टाइम के बाद का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 20 मिनट के बाद Z कितना है बोलो 10 ml। 20 मिनट के बाद Z मतलब X का मान क्या है 10 ml, ये है बताया, है ना। और फिर क्या बोला है लॉन्ग टाइम बाद मतलब अनंत समय के बाद वो Z कितना है 50 ml, बिल्कुल ऐसा है। देखो यार ये 50 ml, इसका मतलब V0 मेरे पास कितना था 50 ml, ठीक है, मेरे पास कितना था बोलो 50 ml। अब ध्यान देखें, यदि मैं सूत्र लगाता हूं, है ना, तो मैं K बराबर लिखता हूं, है ना। मुझे जो टाइम दिया वो 20 मिनट दिया, देखो 2.303 डिवाइड में बोलो 20 हो जाएगा, ये बोलो लॉग। अब स्टार्टिंग में जो इनिशियल दिया वो कितना आया बोलो 50, और कितना बचा है 20 मिनट के बाद कितना बचा है, तो मुझे दिख रहा है देखो V0 माइनस एक्स, तो V0 कितना है 50 और x कितना है बोलो 10। देखो यार ध्यान से, x कितना है 10, तो यदि वैल्यू पुट करेंगे तो k और ये बोलो 2.303 डिवाइड में बोलो 20, और ये बोलो log 50 बटे बोलो कितना हो जाएगा 40, ये खत्म है ना। खत्म मतलब यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, है ना 1.25 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2.303, बोलो आंसर क्या हो गया बी। मतलब पूरा अपना सोल्व भी करना है, ऑप्शन जिस फॉर्मेट में दिया है उस हिसाब से अपन चल देंगे। बहुत आसान सा टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कुछ कठिन था ही नहीं इसमें, ठीक है। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट नेम्स अप्लाई टू केमिकल स्पीसीज करस्पॉन्डिंग टू लोकेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन गिवन रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, है ना। दिए गए अभिक्रिया निर्देशांक चित्र पर 1 और 2 स्तरों से संबंधित रासायनिक प्रजातियों के नाम है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राफ अपने को दिया ना, ये जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बता रही है, सक्रिय अवस्था, है ना। मतलब ये एक्टिवेटेड को बता रही है और ये इंटरमीडिएट को बता रही है। मतलब फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट मतलब हम बोलते हैं ना माध्यमिक जिसको बोलते हैं ना, मध्यवर्ती जिनको बोलते हैं ना, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये क्या बताता है, फर्स्ट लोकेशन फर्स्ट क्या बता रहा है, देखो लोकेशन फर्स्ट क्या बता रहा है, हमको पता है कि इंटरमीडिएट बता रहा है ना, अभिक्रिया मध्यवर्ती रिएक्शन इंटरमीडिएट बता रहा है, और ये सेकंड जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बता रहा है। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा बोलो बी हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए ध्यान से देखेंगे। कैटालिस्ट चेंजेस गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब जो कैटालिस्ट उत्प्रेरक होते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी मतलब मुक्त ऊर्जा को बदल देते हैं। ये बात बिल्कुल कैसी है, गलत है, इनकरेक्ट है ये। मतलब एक ऐसा है गलत होने वाला है। और फिर आर मतलब रीजन क्या बोला है अपने को, कारण क्या बोला है, देखो ध्यान से, कैटालिस्ट चेंजेस है ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल ये बात सही है। कैटालिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देगा, या तो कम कर देगा या ज्यादा कर देगा,
वो डिपेंड करेगा कैटालिस्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर बदलेगी मतलब रेट कांस्टेंट भी बदलेगा, मतलब रेट बदलेगी तो रेट कांस्टेंट भी बदलेगा, ठीक है, अभिक्रिया की दर बदलेगी अभिक्रिया स्थिरांक भी बदलेगा, तो हमको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बदलने वाली, सक्रियण ऊर्जा जो है वो बदलने वाली, मतलब ए गलत है और आर कैसा है सही है। तो देखो ध्यान से, ए कैसा है अपने पास, ए को यदि अपन देखें तो ए कैसा है इनकरेक्ट, है ना, ध्यान से देखो ए कैसा है सही नहीं है ना, ए तो गलत है अपने पास, लेकिन आर कैसा है एकदम करेक्ट, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन इसमें नहीं था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सुक्रोज है ना सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर एम एल एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अपने ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा सीधा सूत्र अपने पास क्या है, मर्ती अपन लिखा था यार, MRT, MRT आई लिखा था, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। अब ये M जो है, क्या मुझे M दिया, M मतलब मोलरता है ना, मोलरता के बारे में बात चल रही है, जिसको हम लोगों ने मोलारिटी बोला है, कैपिटल मोलारिटी बोला है ना, लेकिन मुझे मोलरता दिया है, तो मैं यदि मोलारिटी निकालूं, मुझे मोलरता दिया जाए, मोलरता पूछा जाए है ना, मतलब स्मॉल m से कैपिटल M निकाला जाए तो MD, सूत्र लिखा था 1 प्लस बोलो MMB बटे बोलो 1000, मैं यहां से M निकाल लूंगा यार, M कैसे निकालूंगा, देखो यार M कैसे निकालूंगा, तो बोलो ये M निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है, M मतलब स्मॉल m कितना 2 दिया, डेंसिटी बोलो 1.4 दी, 1 प्लस बोलो M कितना दिया 2, और बोलो कितना दिया है, बोलो सुक्रोज दिया अपने को है ना 342 हो जाएगा इसका अनुभाग, और बटे में बोलो 1000, जब इसको सोल्व किया जाएगा ना तो ये M कितना आ जाएगा 1.66 के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.66 के आसपास अप्रोक्स वैल्यू आएगी, सोल्व कर सकता अपन है ना, 1.66 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ वैल्यू पुट कर दो ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो 1.66, आर का मान 1/12, और टी बोलो केल्विन में रखना है तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन हो जाएगा, और वांट ऑफ फैक्टर 1 है सुक्रोज का। सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सीधा वैल्यू पुट करना है और इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब यदि अपन मोललता भी यदि गलती से मान लो मोललता भी रख दे तो भी अप्रोक्स आंसर आता है, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर दिया है ना, तो लगभग आंसर अप्रोक्स आ जाता अपना, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मेथड अपन इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से ना, क्या क्वेश्चन दिया आपने को, ध्यान से यदि अपन क्वेश्चन को पढ़े है ना, ध्यान से यदि अपन क्वेश्चन को पढ़े तो देखेंगे क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बोला है ना, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बोला अपने को 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं और सामने उनके फ्रीजिंग पॉइंट दिए हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू अपने को रट के नहीं चलना है, अपने को तो ऑर्डर बताना है किसका क्या होने वाला है। तो एक सीधा सिंपल सा अपन कंसेप्ट समझे, तो जो आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, वो फ्रीजिंग पॉइंट के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं यदि आई निकालूं, वांट ऑफ फैक्टर निकालूं, तो मैं हर केस में यदि वांट ऑफ फैक्टर निकालूं तो इस केस में वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, तो कितने आयन मिले, क्योंकि कंसंट्रेशन सांद्रता सब में समान है, तो बोलो यहाँ कितना आएगा 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। यहाँ यदि अपन बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, बोलो 2। यहाँ बोलो 3 और 1 कितना आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, बोलो 4। यहाँ बोलो कितना आएगा, बोलो 5। इस तरीके से 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 होने वाले हैं। अब मुझे पता है कि जितना ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतने कम होगा, और जितना कम वांट ऑफ फैक्टर है फ्रीजिंग पॉइंट उतने ज्यादा, मतलब इन 4 में सबसे ज्यादा वैल्यू यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू यही है 271 केल्विन, और इसमें सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर किसका है, बोलो बी वाले का, मतलब बी के साथ में क्या आने वाला है, पी आने वाला है, बी के साथ में पी, तो बी के साथ में पी यहां आ रहा है, बी के साथ में पी यहां आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, सी और डी खत्म हो गए, मतलब ए और बी में से कोई एक आएगा। चलो उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर कौन सा आ रहा, 3, तो 3 है, तो यहां उससे कम वैल्यू कौन सी है 270 है ना, तो बोलो ए का क्या हो जाएगा क्यू, अब ए का क्यू कहां आ रहा, बोलो बी के अंदर आ रहा, देखो यार ये आंसर आ गया बी, बाकी में आ ही नहीं, मतलब 2 को चेक किया और सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना, कंफर्म जो है उसको पकड़ो सीधे से, और मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। नीचे भी अपने सुक्रोज के बारे में दिया है, वांट ऑफ फैक्टर उसका 1 होता है, तो 272 देखो ध्यान से, अपने को हिंट भी दी गई है, अपन चाहे तो वहां से भी अपन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डोंट शो नेट फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस दिया है ना, मतलब समपराशरी विलयन
परिणामी परासरण नहीं दर्शाते। बिल्कुल बात सही है कि यदि समपरासरी विलयन है, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, है ना। ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। जब दो विलयन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि वहां पर कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, वही सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाएगा, समपरासरी विलयन कहलाएगा। तो देखो ध्यान से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला असर्शन दिया है रीजन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी कैसा होने वाला है, एकदम सही होने वाला है। तो ध्यान से देखो, है ना, क्या बोला है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल आंसर इसका क्या होने वाला है, ए होने वाला है। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ए हो जाएगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ई नॉट फॉर F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2F माइनस दिया, इस 2.8 वोल्टेज। फिर अपने को उस रिएक्शन को स्टाइक्योमेट्री चेंज कर दिया, देखो 1/2 कर दिया, F2 सिंगल इलेक्ट्रॉन किया, F माइनस किया, मतलब स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट SC चेंज कर दिया। तो हमको पता है कि स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट पे जो है ई नॉट कभी भी डिपेंड करते ही नहीं है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब ये है, कि जो वैल्यू वहां 2.8 थी, वही आंसर फिर से आने वाला है, 2.8 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, 2.8 ही आएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं अपने को, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं ऑन रिएक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ COCl3.6H2O। ध्यान से देखो इस कॉम्प्लेक्स को, COCl3 दिया है और 6H2O दिया है, और इसके अंदर अपन ने क्या मिलाया, बोलो, AgNO3, जिससे अपने को पीपीटी मिलता है, बोलो किसका, AgCl का। क्वेश्चन में बोला है, और मुझे ये बोला है कि इसका जो वॉल्यूम 100 ml दिया है और मोलरिटी अपने को दी है 0.1 m, और यहाँ 100 ml दिया है। तो मुझे यहाँ से यदि ml में दिया है तो मिलीमोल मुझे यहाँ मिल जाएंगे, ml में दिया है तो मिलीमोल मिल जाएंगे। और मिलीमोल कितने आने वाले, पॉइंट हटाएंगे तो बोलो ये 0 खत्म, है ना। 10 मिलीमोल आए हैं, 10 मिलीमोल आए हैं। 10 मिलीमोल को यदि मोल में कन्वर्ट करूंगा तो मिली मतलब 10 की घात बोलो -3, तो ये हो जाएगा, मोल हो गया, मतलब 10 की घात -2 मोल हो गया, है ना। 10 की घात -2 मोल हो गया, इतना मोल अपने को दिया है। तब ये कितना बन रहा है, बोलो 0.0, कितना बन रहा है, बोलो 0 पॉइंट वैल्यू दी 0.02 मोल बन रहा है ना, ये इतना मोल बन रहा है। ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि यदि मैं इसका इतना मोल लेता हूं तब मेरे पास AgCl कितना बन रहा है, 0.02। मुझे तो सूत्र बताना है कि सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मुझे ये बात पता है कि 10 की पावर -2 मोल से 0.02 मोल AgCl बन रहा है। ठीक है, यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूँ, यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स का केवल 1 मोल ले रहा हूँ पूरा, है ना, यदि 1 मोल लिया जाए तो बताओ 0.02 डिवाइड में ये कहाँ जाएगा, 10 की पावर -2 इंटू बोलो 1, तो कितना आंसर आएगा, 2। मतलब कितना AgCl बनेगा, 2 AgCl। मतलब कितना AgCl बनने वाला है, 2 AgCl। अब 2 AgCl बनेगा, इसका मतलब ये कि Cl2 कितने बाहर होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर वाले क्लोरीन ही रिएक्शन करेंगे, Cl माइनस वही होने वाले। तो देखो मेरे पास कितने H2O है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 6, है ना। इसका मतलब ये है कि 2 Cl बाहर जाएंगे। कितने Cl बाहर जाएंगे, 3 Cl में से 2 Cl बाहर जाएंगे। इसका मतलब एक Cl क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा। अब जब लिगेंड रहेगा तो यहाँ 5 तो H2 हो जाएगा, एक Cl आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 6 से ज्यादा होगा नहीं। तो इसका मतलब एक H2O कहाँ जाने वाला है, 6 में से एक H2O कहाँ जाएगा, बाहर, और 2 क्लोरीन कहाँ जाएंगे, बाहर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गजब का आसान क्वेश्चन था। ठीक है, गजब का आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और कोलराउश नियम अपने को लगाना है। NaNO3 के लिए अपने को बताना है कि क्या आने वाला है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी। तो सबसे पहले जिसके लिए हमसे पूछा है NaNO3, है ना, सबसे पहले वो लिख देंगे NaNO3। ठीक, ये NaNO3 इन तीन में से किससे बना होगा। तो सबसे पहले ये Na कहाँ दिख रहा है, तो मैं देखूंगा Na मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले वो लिख दूंगा NaCl। फिर NO3 कहाँ दिख रहा है, बोले NO3 यहाँ दिख रहा है, तो लिख दूंगा प्लस करके AgNO3। मुझे स्टार्टिंग के 2 को प्लस करना है, जहां जहां ये आयन मिल जाए, Na प्लस NO3 जहां मिल जाएगा, हर केस में यही करना है, उन दोनों को प्लस करना है। और तीसरा जो बचा हुआ है उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बोलो NaCl का मान कितना दिया है, ध्यान से देखो। NaCl के मान को यदि अपन देखें, है ना, NaCl के मान को देखो, NaCl तीसरे नंबर का मान है, तो तीसरे नंबर का मान कौन सा वाला है, देखो NaCl तीसरे नंबर का मान ये है, बोलो, तो ये 110 दशमलव बोलो 3।
AgNO3 का मान देखो सबसे पहला वाला, तो सबसे पहला वाला देखो 116.5, बहुत बढ़िया। और ये बोलो AgCl जो कौन से नंबर का मान है बोलो, दूसरे नंबर का, तो ये 121.6, 121.6। इसको सोल्व करेंगे, दो को प्लस करके माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ये कोल्ड-हाउस का नियम है, रिएक्शन को बैलेंस भी इसमें करना पड़ती है, हालांकि इसमें कोई जरूरत अपने को नहीं पड़ी है, उसके हिसाब से इसको माइनस किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से क्या बोला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ। तो ये बात जो है बिल्कुल कैसे होने वाली है, सही होने वाली है कि राउट के द्वारा जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया गया, जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया, उससे यदि मान कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन समझाया बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन बताएगा और उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा, है ना। बिल्कुल राउट के द्वारा जो कॉपी के ऊपर कैलकुलेट किया गया उस मान से कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। इतनी बात तो हमको समझ में आती है, और वही हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा। यदि राउट के द्वारा कैलकुलेट किए गए मान से वो एक्सपेरिमेंटल मान कैसा आता, कम आता तो हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो असर्शन एकदम कैसा है, एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या बोला है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन क्या ए बी इंटरेक्शन जो है, ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर, बिल्कुल ये बात कैसी है, गलत है। ए बी इंटरेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। किस से, ए और बी से कैसा होना चाहिए, मतलब ये रीजन कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है। मतलब ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ए सही कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में ए सही दिख रहा है, और आर कैसा है, गलत। मतलब आंसर क्या होने वाला है, बी। ए सही है ना, ए सही और आर कैसा है, गलत। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा नोट्स में से ऐसे किसी उठ के आए हैं, कुछ भी खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगला, विच वन डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें ना अपन, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, सबसे पहली बात, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहाइड्रल शो करेगा, चतुष्फल की, स्क्वायर प्लेन शो नहीं करेगा। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑक्टाहाइड्रल शो करेगा, बिल्कुल बात सही है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर क्या तरीका बताया था, 4 डिफरेंट, 4 अलग अलग, 4 डिफरेंट है ना, 4 डिफरेंट डोनर साइट, ध्यान रखेंगे 4 अलग अलग डोनर साइट रहेगी। 4 डिफरेंट डोनर एटम हो सकते हैं, 10 परमाणु हो सकते हैं, 4 डिफरेंट डोनर एटम, और MAB होल ट्वाइस, ये एक्टिव होंगे। एक्टिव मतलब वही सक्रिय होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये प्रकाशिक सक्रिय हो जाएंगे, है ना। ये बिल्कुल प्रकाशिक समायता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये चाहे मोनोडेंटेड लिगेंड हो, मतलब एक दंतु लिगेंड हो, चाहे बाइडेंटेड लिगेंड हो, दोनों के लिए ये ट्रिक लगने वाली है। सीधा ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, है ना, बना बनाई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6 दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6 दिया है, यहाँ बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6 दिया है। तो मुझे अभी ये वाला कंसेप्ट लगानी नहीं है, मुझे लगाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अब इसके अंदर भी दो अलग अलग ट्रिक है, एक है मोनोडेंटेड वाला और एक है बोलो बाइडेंटेड वाला, एक दंतु वाला और द्विदंतु वाला। ठीक है, यदि मैं मोनोडेंटेड में लगाता हूँ, है ना, तो मोनोडेंटेड के अंदर मुझे ये बात पता होना चाहिए कि 4 टाइप के लिगेंड होना चाहिए। कितने टाइप के, 4 टाइप के, 4 प्रकार के ना, 4 टाइप के लिगेंड, 4 टाइप के लिगेंड, यदि मोनोडेंटेड की बात चल रही है। या फिर Ma2B2C2, इसमें 3 टाइप के, लेकिन फिर भी ये कैसा होगा, एक्टिव होगा, फिर भी ये कैसा होगा, एक्टिव होगा। 4 टाइप के लिगेंड हो या फिर Ma2B2C2 टाइप का हो, तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। हमको जो क्वेश्चन बोला है वो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, इनएक्टिव, तो हमको तो इनएक्टिव ढूंढना है। तो यदि अपन मोनोडेंटेड में देखें तो इसमें मोनोडेंटेड है, देखो इसमें 2 टाइप के लिगेंड है केवल, एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है। मतलब आंसर सीधा अपना डी हो गया। मतलब इनको यदि अपन नहीं भी चेक करें ना, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब अपने को तो क्वेश्चन को कम से कम समय में टारगेट करते हुए सोल्व करना है। तो हमको ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन को चेक करना है, यदि हमको हमारा एक आंसर दिख रहा है तो हम सीधा एक आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से 4 टाइप के लिगेंड इसके अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये होगा तो एक्टिव होगा, वरना सारे कैसे होने वाले हैं, इनएक्टिव। और बाइडेंटेट के अंदर यदि अपन बात करें, वो बताता हूं, देखो MAAB4, ये एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहां लिखा, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, तो मैंने बोला MABB4, इसमें मैंने चेंज किया तो MAAB3C, और एक मैंने लिखा यहां से बनाया ट्रांस वाला, क्या बनाया, ट्रांस वाला बनाया, और मैंने लिखा यहाँ AA, लेकिन यहाँ 4 की जगह यहाँ 2 करना है, ये 2 दिया गया, और बोलो B2। ये सब के सब जो है बाइडेंटेड वाले केस है, और ये सब के सब इनएक्टिव होने वाले, असक्रिय। इनको छोड़ करके, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव वाला केस बताए, इनको छोड़ के जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो हम लोग बड़े आसान से चेक कर सकते हैं, पर हमारा आंसर तो वैसे भी आ ही चुका है। आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव चिलेशन। अब चिलेशन मतलब हमको पता है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड आएंगे, बहुदंती लिगेंड जो आएंगे, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, वो सब के सब क्या बनाएंगे, चिलेशन बनाएंगे, चिलेट करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो, ये मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड, लेकिन ये है बाइडेंटेड, ये हो गया चिलेशन, इसमें होगा चिलेशन। और चिलेशन जितना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स का, ये बात भी हमको पता होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर 3 डिफरेंट गैसेस A, B और C। ठीक है, अपने को हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है, बहुत सही। देन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, बिल्कुल बात सही है। तो हमको ये पता है कि KH हेनरी कांस्टेंट व्युत्क्रमानुपाती सोल्युबिलिटी होता है, KH का मान ज्यादा तो सोल्युबिलिटी कम, तो KH का मान यदि कम तो सोल्युबिलिटी ज्यादा। अब सोल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो ज्यादा सोल्युबिलिटी वाले को पहले रखना है। ज्यादा सोल्युबिलिटी का मतलब KH का मान कैसा होना चाहिए, कम, तो कम KH वाले को पहले रखना है, तभी तो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होगा। तो कम KH, सबसे कम KH किसका आ रहा, बोलो, हम बोलेंगे सबसे कम KH जो है, बोलो ये C सबसे कम है, उसके बाद ये, उसके बाद बोलो क्या आएगा आंसर, है ना, उसके बाद बोलो, देखिए ये आंसर के हिसाब से ये, तो बोलो सबसे ज्यादा, डिक्रीजिंग बोला ना, सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि KH का मान सबसे कम इसी का है, तो C फिर B और फिर बोलो A, आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा, कैलकुलेशन कुछ है नहीं इसमें, सीधा कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या बोला गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग आयंस, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहले तो मैं यहाँ पर सारे ये आयन लिख देता हूँ, आयन लिख देता हूँ, देखो स्कैंडियम 3+, उसके बाद बोलो बी पे क्या दिया, टाइटेनियम 3+, है ना, मतलब ये हो गया, ये बी हो गया। सी में बात करें तो बोलो वेनेडियम 2+, डी में बात करें तो देखो क्रोमियम 2+, उसके बाद ई में बात करें तो Mn2+, स्कैंडियम बोलो 21, स्कैंडियम टाइटेनियम बोलो 22, स्कैंडियम वेनेडियम बोलो 23, 24, 25। ठीक है, यहाँ यदि बात करें तो 4s2 3d1, यहाँ बोलो 4s2 3d2, यहाँ बात करो 4s2 3d3, यहाँ बात करो 4s1 3d5, फिर बोलो 4s2 3d5। कितने कितने इलेक्ट्रॉन दान करवाना है, तो बोलो 3 इलेक्ट्रॉन दान करवाना, तो एक यहाँ से, 2 यहाँ से, एकदम खाली 4s0 3d0, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दान करवाना, बोलो 3, तो 2 से 1 यहाँ से 3d1 बचेगा, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बोलो कितने इलेक्ट्रॉन दान करवाना, 2, ये गया बोलो 3d3, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ बोलो 2 इलेक्ट्रॉन दान करवाए तो एक ऐसे गया और एक डी से गया, तो 3d4, बोलो कितना आएगा 4। 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, एस के गायब, 3d5, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो 5। तो बोलो सबसे ज्यादा जो आने वाला है वो किस में आएगा, बोलो ई में, सबसे ज्यादा ई में, है ना। ई के बाद बोलो, ई के बाद क्या आएगा, बोलो डी, तो ई के बाद बोलो डी, ई के बाद डी, तो बोलो ये 2 तो ऑप्शन खत्म ही हो गए। ई के बाद डी, ई के बाद बोलो डी, उसके बाद बोलो, उसके बाद ध्यान से देखो, है ना, 4, उसके बाद
फिर 3 आ जाएगा, 3 पे बोलो कौन आने वाला है, सी। तो बोलो सी कहाँ पे आ रहा है, ई डी और बोलो ये सी, उसके बाद बोलो बी आएगा और फिर बोलो ए आएगा, मतलब आंसर इसका ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से अपन जमा सकते हैं, है ना। देखो ध्यान से, गजब का सिंपल है ना, गजब का सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन डाइक्रोमेट आयोन, है ना। डाइक्रोमेट आयोन का स्ट्रक्चर यदि अपन बनाए तो पहले तो डाइक्रोमेट आयन देखो यार, डाइक्रोमेट आयन मतलब Cr2O7 2 माइनस होता है, इसी को डाइक्रोमेट बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड O और ये बोलो O माइनस, डबल बॉन्ड O और बोलो O माइनस, ठीक है, ये डाइक्रोमेट होता है। इस वाले पोर्शन में रेजोनेंस होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है, यही डबल बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस होता है। तो ये तीनों बॉन्ड जो है बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो तीनों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, है ना। तीनों बॉन्ड जो है बिल्कुल एक जैसे होने वाले हैं, तीनों जगह डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे, ये तीनों बॉन्ड एक जैसे, मतलब ये 6 के 6 बॉन्ड जो है बिल्कुल बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, एकदम बराबर होगी। मतलब 6 बॉन्ड लेंथ जो है, 6 बॉन्ड जो है बिल्कुल कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। और ये वाले दो बॉन्ड CRO ये दो बॉन्ड बिल्कुल सेम होने वाले हैं, ये दोनों अलग होने, क्योंकि इधर ये पाई बॉन्ड नहीं जाएगा क्योंकि वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी यार ऑक्सीजन की, है ना। तो उस केस में हम बोलेंगे दो बॉन्ड एक जैसे होंगे और 6 बॉन्ड एक जैसे होंगे। तो देखो ध्यान से, दो CRO बॉन्ड हैव सेम, है ना, सेम बोला है, सेम बॉन्ड लेंथ बोला है और 6 अलग है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर देखो सी होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है, बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सीधा सीधा अपने को पता ही है कि CRO जो है वो बेसिक नेचर का होता है ना, CRO जो है वो बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है और CrO3 जो है एसिडिक होता है। कई बार हमने इसको पढ़ा है, कई बार, है ना। सीधा सीधा आंसर है इसका सी होने वाला है, सीधा सीधा कई बार पढ़ा हुआ है ना। या ऐसे याद रख लो कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो बेसिक होगा क्रोमियम के अंदर, ये हमने याद करने का तरीका बना रखा है इसको, है ना, बिल्कुल अपने को याद होगा। और CrO3 जो है वो एसिडिक होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया है ना, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया है और रिडॉक्स का क्वेश्चन होने वाला है। और ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछी गई है ना। तो यदि हम बात करें एक्स मान के, तो ये एक्स और अमोनिया क्या हो जाएगा, बोलो 0, ये क्लोरीन -1 मतलब -2 बराबर बोलो +1। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 दे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बोलो ये क्या हो गया, +3। मतलब ए का क्या आ रहा, बोलो +3, ए का +3 मतलब ए का थर्ड यहाँ भी आ रहा है, ए का थर्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोलो यदि इसको ब्रेक करेंगे तो NH4 प्लस और बोलो Cl माइनस, जब नाइट्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, -3, मतलब बी का क्या आ रहा है, -3, बी का -3 मतलब देखो ध्यान से, बी का फर्स्ट यहाँ भी है, बी का फर्स्ट यहाँ भी है, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए। यहाँ बोलो यदि हम लोग यहाँ निकालें, यहाँ अपने को दिख रहा है एक्स मान के निकालेंगे तो बोलो +8 हो जाएगा। और यहाँ यदि अपन निकालें, देखो ये 2 है ना, और ये 2x और ये -16 हो जाएगा बराबर बोलो 0। ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो 2x बराबर प्लस का 16 उधर गया माइनस का 2, तो x बराबर 16 में से 2 जाएंगे, पहले 14 बचेंगे, 14 बटे बोलो 2, तो क्या आएगा बोलो +7। अब मुझे पता है कि सल्फर की हाईएस्ट +6 से होती है और ज्यादा वाली से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा वाली से होगी तो +6 हो जाएगा। मतलब सी का क्या आने वाला है, देखो सी का सेकंड कहाँ आ रहा, बोलो सी का सेकंड यहाँ आ रहा, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ नहीं आ रहा है, खत्म। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान से हम लोगों ने पूरे पेपर को ध्यान से देखा है और बिल्कुल आशा करता हूँ कि ये पेपर सभी का अच्छे गया होगा, ठीक है। और सभी लोग ध्यान से इसको देखते जाएंगे, है ना। और सभी को अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।